सो वेलकम टू एसपी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एसपी स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन। लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर के साथ साथ जो परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक, उनका डिस्कशन होगा, जिसमें हमारा आज का टॉपिक होगा फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। और ये हमारी आज तीसरी क्लास है जिसका नाम है महासंग्राम रिवीजन क्लास 2022। यानी कि जो आपका आगामी एग्जाम रिटन पैटर्न पर होने वाला है 2022 का, जैसे कि अधिकांश यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम करा रही हैं और कुछ यूनिवर्सिटी कोरोना के कारण यानी कोविड-19 के कारण जो है अपनी परीक्षा स्थगित कर चुकी थी, तो इनकी परीक्षाएं जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। जैसे ही कोई भी अपडेट आती है मैं आप लोग को इन्फॉर्म जरूर करूंगा, परीक्षा से संबंधित, परीक्षा डेट से संबंधित, टाइम टेबल से संबंधित। यानी कि आपके कॉलेज से, आपके यूनिवर्सिटी से कोई भी अगर अपडेट आती है तो मैं आपको इन्फॉर्म जरूर करूंगा। जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि क्लास का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास के बाद आपको अब PDF प्राप्त हो जाएगा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को। ये क्लास न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत चलाई जा रही है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं न्यू सिलेबस 2021 नई शिक्षा नीति के तहत नया सिलेबस, और हम प्रिपेयर हो रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। आपकी जो क्लास होती है, डेली क्लास होती है, आपकी यूट्यूब पर डेली लाइव क्लास होती है। रोज़ रात 8 बजे केमिस्ट्री की क्लास होती है, फिजिक्स क्लास 9 बजे संचालित होगी अब, और बॉटनी की क्लास सुबह शाम को ही होगी। देखिए सुबह का टाइमिंग चेंज हो चुका है, अब शाम को 6 बजे आपकी बॉटनी की क्लास संचालित की जाएगी। चलिए हम देखते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को। आज का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपका क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाला है, इस प्रश्न को समझते हैं। दिया गया है गिव द स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ फ्लोराइड ऑफ हेक्सेन एंड एक्सप्लेन इट। यानी कि जेनान के फ्लोराइडों के अणु की आकृति और विन्यास का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न आपसे आपके सेक्शन बी में पूछा जाएगा, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाएगा, जिसे हम कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या कहते हैं? लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, जिसके लिए आपको मिलेंगे प्रत्येक क्वेश्चन का 7.5 नंबर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब देखते हैं हम इसका आंसर किस प्रकार से लिखते हैं। तो हेडिंग आप डालेंगे स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ फ्लोराइड ऑफ हेक्सेन, यानी कि जेनान के फ्लोराइडों के अणु की आकृति और उनका विन्यास। अब हम देखते हैं कि आखिर में जेनान होता क्या है और जेनान के टाइप कितने होते हैं। तो सबसे पहले आप इसी प्रकार से, आप एग्जाम में जब कॉपी आप रिटर्न करेंगे तो इसी प्रकार से रिटर्न करेंगे। ठीक है, आप लिखेंगे जेनान रिएक्ट विद फ्लोराइड टू फॉर्म द जेनान फ्लोराइड हेक्सेन डाइफ्लोराइड, जिसे हम XeF2 के नाम से जानते हैं, हेक्सेन टेट्रा फ्लोराइड, जिसे हम XeF4 का फार्मूला होता है। फिर होता है हेक्सेन हेक्सा फ्लोराइड, जिसका फार्मूला होता है XeF6। मेरे प्यारे दोस्तों, जितना भी फार्मूला है उनको आप नोट करते रहिएगा। फिर है हेक्सेन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, जिसका फार्मूला होता है XeOF4। एंड अगला जो आपका फार्मूला है वो है हेक्सेन डाई ऑक्सी डाइफ्लोराइड, जिसे हम कहते हैं XeO2F2 और इम्पॉर्टेंट हेक्सेन फ्लोराइड। इतने हेक्सेन फ्लोराइड होते हैं। पहला कौन कौन सा है? पहला तो है आपका XeF2, दूसरा है XeF4, तीसरा है XeOF4 और सबसे लास्ट होगा क्या? XeO2F2। मेरे प्यारे दोस्तों, ये फार्मूला है और ये आपको रिएक्शन बैलेंसिंग में काम आने वाला है, तो इसलिए आपको इतना नोट करना जरूरी है। ठीक है, हिंदी में आपको समझा देता हूँ। जेनान फ्लोराइड के साथ क्रिया करके जेनाइन फ्लोराइड बनाता है, जैसे जेनान डाइफ्लोराइड XeF2, जेनान टेट्राफ्लोराइड जिसका फार्मूला होता है XeF4, जेनान हेक्साफ्लोराइड जिसका फार्मूला होता है XeF6 और जेनान ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड जिसका फार्मूला होता है XeOF2 तथा जेनान डाई ऑक्सी डाइफ्लोराइड का फार्मूला होता है XeO2F2। महत्वपूर्ण, ये सारे जो हैं महत्वपूर्ण जेनाल फ्लोराइड हैं, जिनको हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ इनका शेप क्या होगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमें बताना क्या है क्वेश्चन में? जेनान के फ्लोराइडों के अणुओं की आकृति और उनका विन्यास। तो सबसे पहले हम शेप ऑफ
स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ XeF2, यानी कि XeF2 की संरचना एवं आकार के बारे में हम बात करेंगे। तो आप पॉइंट नंबर 1 डालेंगे और लिखेंगे इन XeF2 X atom is sp3d hybridized, there are 5 sp3d hybrid orbital, यानी कि XeF2 में Xe परमाणु sp3d संकरित है, यानी कि Xe का जो संकरण होगा, Xe का जो संकरण होगा वो क्या होगा, sp3d होगा। और sp3d में 5 संकरित ऑर्बिटल हैं। कितने संकरित ऑर्बिटल हैं? 5 संकरित ऑर्बिटल हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट आपका है 2 ऑर्बिटल विच आर सिंगल ऑक्युपाइड आर यूज्ड बाय 2 फ्लोरीन एटम टू फॉर्म द XeF बॉन्ड, यानी कि जिन 2 ऑर्बिटलों में एक इलेक्ट्रॉन है वो 2 फ्लोराइड परमाणु के साथ 2 XeF बॉन्ड बनाती हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको नोट करना है और इन्हीं को तैयार करना है। अगर आप शेप बनाते हैं, आपको स्ट्रक्चर बनाना है, आपको संकरण, आपको देखिए इसमें आपको बताना क्या है। सबसे पहले स्ट्रक्चर और शेप के बारे में सबसे पहले तो आप बता दीजिए कि XeF2 में Xe का जो परमाणु sp3d संकरित है, यानी कि जो Xe परमाणु है उसका जो संकरण होगा वो sp3d होगा। क्या होगा? sp3d होगा, जिनमें 5 संकरित ऑर्बिटल हैं। ये किसकी बात हो रही है? ये ज़ेनान डाइफ्लोराइड की बात हो रही। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये कहता है द 2 ऑर्बिटल विच आर सिंगल ऑक्युपाइड आर यूज 2 फ्लोरीन एटम टू फॉर्म द XeF बॉन्ड, यानी कि जो 2 ऑर्बिटल हैं उनमें एक इलेक्ट्रॉन है वो 2 फ्लोरीन परमाणु के साथ क्या बनाता है? 2 XeF बंध बनाता है। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार से इसका शेप बनेगा और किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यहाँ पर Cu का दिया गया है। ठीक है, अब इसमें आपको 5p ऑर्बिटल, देखिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? दोनों फिल है, लेकिन ये ग्राउंड स्टेट में नहीं फिल है। तो ग्राउंड स्टेट में फिल करने के लिए क्या कराना पड़ता है? एक इलेक्ट्रॉन का जंप कराना पड़ता है। ठीक है, यानी कि 5d ऑर्बिटल में जाए। जब 5d ऑर्बिटल में जाता है तो इसके जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो क्या होती है? 2 हो जाती है। और इस प्रकार से ये 5d ऑर्बिटल का पहला जो कक्षक है, यानी पहला जो ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल हो जाता है। और इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगा, इसका स्ट्रक्चर जो है इस प्रकार से बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखेंगे। और अगर हम बात कर लें इसके शेप के बारे में, तो इसका जो शेप होगा वो इस प्रकार से बनेगा, जिसमें बॉन्ड एंगल जो होगा वो क्या होगा? 2.5 डिग्री। ठीक है, तो आपको शेप और इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखना है और इसी प्रकार से आपको एग्जाम में नोट करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए ये जो है रिवीजन क्लास के मोड पर चलाई जा रही है क्लास, जिसमें आपको रिवीजन कराना है क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। चलिए अब आपको तीसरा पॉइंट ध्यान देना है। तीसरा पॉइंट आपको नोट करना है ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी sp3 संकरण के आधार पर जो अणु का आकार है वो क्या होगा? त्रिकोणीय बाई द्विपिरामिडल होना चाहिए। sp3d संकरण के आधार पर XeF2 का जो स्ट्रक्चर है, शेप है, वो क्या होगा? उसका जो शेप है वो क्या होगा? इसका शेप होगा त्रिकोणीय द्विपिरामिडल होना चाहिए। लेकिन 3 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने से अणु का आकार विस्तृत होकर रेखीय हो जाता है। क्या हो जाता है? रेखीय। यहाँ पर क्या हो जाता है? 3 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जब होते हैं उसमें जुड़ जाते हैं तो इसका जो आकार है वो विस्तृत होकर क्या हो जाता है? रेखीय हो जाता है। ये आपको मैंने बता दिया XeF2 की आकृति और स्ट्रक्चर, इस प्रकार से इसका शेप बनाना है, इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनाना है, ये सारी चीज़ें हो चुकी। इतना आप एग्जाम में अगर लिख देते हैं तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं XeF4 की संरचना के बारे में। तो इसमें जो संकरण पाया जाएगा
XeF4 में Xe का संकरण जो पाया जाएगा वो पाया जाएगा sp3d2 sp3d2 संकरण पाया जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ XeF2, तो आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे इन द XeF4 Xe atom is sp3d2 hybridized, there are 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी कि XeF4 में Xe परमाणु का जो संकरण होगा वो sp3d2 होगा और जिसमें 6 संकरित ऑर्बिटल पाए जाएंगे, जिसमें 6 संकरित ऑर्बिटल पाए जाएंगे। दूसरा पॉइंट है 4 of the hybrid orbital containing the single electron are used by 4 fluoride atoms form 4FeF sigma bond, यानी कि जब हम बात कर रहे थे XeF4 में तो यहाँ पर जो फ्लोराइड का संख्या थी इसके साथ ऐड होने की 2 थी, यहाँ पर कितनी संख्या थी 2 थी, लेकिन हम बात कर रहे हैं XeF4 की तो इसमें जो फ्लोराइड आयन की संख्या होगी उस कितनी होगी 4 होगी, क्योंकि वहाँ पर F2 था और यहाँ पर F4 है। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें सिग्मा बॉन्ड भी पाया जाएगा। ठीक है, तो हिंदी में समझ लेते हैं 4 संकरित ऑर्बिटल जिनमें 1 इलेक्ट्रॉन है और 4 परमाणुओं द्वारा, यानी कि 4 परमाणुओं द्वारा 4 फ्लोराइड आयन। ठीक है, जिसमें सिग्मा बॉन्ड बनने की प्रवृत्ति क्या होती है अधिक हो जाती है और इसमें सिग्मा बॉन्ड भी प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट आपको नोट करना है, तीसरा पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ मॉलिक्यूल शुड बी ऑक्टाहेड्रल but due to 2 lone pairs electron in the shape of molecule is distorted the becomes square planar। देखिए मॉलिक्यूल के आधार पर जो अणु का आकार है वो अष्टफलकीय होना चाहिए, लेकिन 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसमें क्या हो जाते हैं, 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म से कंबाइन हो जाते हैं, इसीलिए अणु का जो आकार है वो विस्तृत हो करके वर्गाकार समतल हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें XeF4 की आकृति के बारे में तो विस्तृत होकर के वर्गाकार समतल बनेगा, यानी स्क्वायर प्लेनर बनेगा। ठीक है, अब हम इसके स्ट्रक्चर और शेप के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, जहाँ पर 4 कॉर्नरों पर आपके फ्लोरीन आयंस लगे होंगे और ये रहा इसका शेप, जिसमें 2 लोन पेयर की संख्या है, यानी 2 लोन पेयर पाए जाएंगे। और बॉन्ड पेयर की बात किया जाए तो इसमें सिंगल बॉन्ड है और लोन पेयर की संख्या इसमें 2 पाया जाएगा XeF4 में। इसमें फ्लोरीन आयन के 4 एटम है, इसमें संकरित ऑर्बिटल कितने पाए जाएंगे 6 संकरित ऑर्बिटल पाए जाएंगे और Xe का जो संकरण होगा वो क्या होगा sp3d2 होगा। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं XeF6 की संरचना एवं आकार के बारे में। देखिए पॉइंट नंबर 1 डालेंगे, लिखेंगे XeF4 X atom is sp3d3 hybrid, there are 7 संकरित ऑर्बिटल्स। देखिए XeF6 में जिसका नाम है हेक्सेन हेक्साफ्लोराइड, यानी हेक्सेन हेक्साफ्लोराइड में Xe का जो संकरण होगा वो होगा sp3d3 संकरण होगा, जिसमें 7 संकरित ऑर्बिटल पाए जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात कर लें हेक्सेन हेक्साफ्लोराइड के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, तो इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगा, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगा जिसमें एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या मौजूद है, जिसमें क्या मौजूद है एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या उपलब्ध है। बात कर लें हम इसके शेप के बारे में, तो इसका शेप इस प्रकार से बनेगा जिसमें एक लोन पेयर भाग ले रहा है।
ठीक है। और ये किस प्रकार से सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के माध्यम से ये sp3d ऑर्बिटल में यानी कि 5d संकरण में किस प्रकार से ये ग्राउंड स्टेट से एक्सिस्टिंग स्टेट में जाता है, इन सब की चर्चा मैं जब आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था। ये रिवीजन क्लास है, इसमें मैंने आप लोग को नोट्स देना है केवल ताकि आप लोग के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आ जाएं, आप लोग इसको रट करके तैयार कर लीजिए। आपके पास अब समय कम है, आप सभी लोग इसको अब तैयार करके आगे बढ़ें। पीडीएफ आपको मिल रहा है, पीडीएफ रिवीजन करें, एक बार 2 बार क्लास रिवीजन कर लेंगे, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए हम बात कर रहे थे हेक्सेन हेक्साफ्लोराइड के बारे में, जिसमें हमने देखा कि इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा जिसमें एक लोन पेयर की संख्या रहेगी। और हम बात करें इसके XE के संकरण के बारे में तो इसमें संकरण होगा sp3d3 संकरण जिसमें 7 संकरित ऑर्बिटल पाए जाएंगे, ठीक है। और इस प्रकार से इसका जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सिस्टम है वो इस प्रकार से होगा। और ये स्ट्रक्चर है, आप इसी प्रकार से स्ट्रक्चर बना करके और नीचे आप लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ XeF4 X6 मॉलिक्यूल, इसमें आपको कंप्लीट नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है आप लोग को, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको कैसे क्या किया जाए, तो आप लोग को मैंने नंबर प्रोवाइड करा दिया है, एक बार फिर मैं प्रोवाइड करा देता हूँ 99849475 और 35। इस पर आप कॉल करके व्हाट्सएप करके अपनी समस्या पूछ सकते हैं। कभी कभी होता ऐसा है कि जल्दी में कॉल और मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाता हूं, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। जल्द ही मैं आपके मैसेज और फ़ोन का रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। आप सभी लोग अपनी समस्या जरूर बताइए, कोई भी दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्लास को लेकर दिक्कत थी, अब आपकी क्लास डेली संचालित की जाएगी, इसके लिए परेशान नहीं होना, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब लास्ट 2 पॉइंट है, इसको नोट कर देते हैं। अगला है 6 एकांकी यानी 6 एक इलेक्ट्रॉन वाली ऑर्बिटल 6 फ्लोरीन परमाणु के साथ बंध बनाने में प्रयुक्त होती है। तीसरा है इसके आधार पर जो अणु का आकार होना चाहिए था वो पंचभुजीय द्विपिरामिडल होना चाहिए था, लेकिन एकांकी इलेक्ट्रॉनिक होने के कारण इसका आकार विस्तृत हो जाता है, ठीक है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे तो आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ और ये प्रश्न आने की संभावना आपके एग्जाम में बनी है। अगला प्रश्न है जो बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, और ये हो सकता है आपके एग्ज़ाम में पूछा भी जाए और इसके पेपर में बनने की चांसेस ज़्यादा हैं। चलिए मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा कि DDU यूनिवर्सिटी में लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो पूछे गए थे 40 प्रश्न, उनका मैंने आंसर की दे दिया है। जैसा कि जूलॉजी का पेपर हो गया है और जूलॉजी का पेपर जल्द ही मैं सॉल्व करा दूंगा, आंसर की आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर भी और व्हाट्सएप पर भी, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न की, जिसने आपको बताया गिव द प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ टेट्रा सल्फर टेट्रानाइट्रेट, जिसका फार्मूला होता है S4N4। मेरे प्यारे दोस्तों टेट्रो सल्फर नाइट्रेट का जो फार्मूला होता है वो होता है S4N4 और हमें टेट्रा सल्फर नाइट्रेट जो है बनाने की विधि बताना है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताना है और इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है। इसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आप प्रिपरेशन मेथड बताएंगे, तो आप हेडिंग डालेंगे टेट्रा सल्फर टेट्रानाइट्रेट S4N4 प्रिपरेशन मेथड। सिंपल सा आप हेडिंग डालेंगे प्रिपरेशन मेथड, जिसमें आप बताएंगे कि टेट्रा सल्फर किस प्रकार से बनता है। तो आप लिखेंगे इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय पासिंग अमोनिया इनटू ए सॉल्यूशन ऑफ सल्फर डाइक्लोराइड, जिसका फार्मूला होता है SCl2, सल्फर डाइक्लोराइड SCl2 इन बेंजीन और सल्फर मोनोक्लोराइड S2Cl2 इन CCl4। देखिए हम इसका रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, करवाएंगे सल्फर डाइक्लोराइड के साथ, जिसका फार्मूला होता है XeCl2 प्लस अमोनिया NH3 इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन की उपस्थिति में। आप सिंपल सा इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जब सल्फर डाइक्लोराइड को अमोनिया के साथ बेंजीन की उपस्थिति में रिएक्ट कराया जाता है,
साथ ही साथ सल्फर मोनोक्लोराइड और CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में रिएक्शन कराया जाता है, तब हमें S4N4 प्राप्त होता है। तो हम चाहे सल्फर डाइक्लोराइड का NH3 के साथ रिएक्शन करा दें तब भी हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, S4N4 प्राप्त हो जाएगा, या हम सल्फर मोनोक्लोराइड का रिएक्शन करा दें अमोनियम क्लोराइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ तब भी हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, S4N4 प्राप्त हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग क्लास को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग के लिए अब डेली मैं क्लास संचालित करूँगा, आप लोग का एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए, जैसा कि मैंने ऑब्जेक्टिव प्रश्न केमिस्ट्री और फिजिक्स में करवाए थे। जिनका भी एग्ज़ाम हुआ है उन सभी बच्चों का कॉल आया और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरे बताए हुए प्रश्न आए थे आपके एग्ज़ाम में। चलिए इसके प्रिपरेशन मेथड की बात करते हैं। सल्फर डाइक्लोराइड का फार्मूला होता है SCl2। हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, NH3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे और हमें क्या प्राप्त करना है, S4N4 प्राप्त होना है। हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 16 NH3 के साथ यहाँ पर रिएक्शन करा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, S4N4 प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि S4 चाहिए, यहाँ पर 6S था, यहाँ पर 4 आ गया, और N4 चाहिए था, N यहाँ से 4 निकाल दिया हमने, ठीक है। अब बचा कितना, यहाँ पर 2S बच गया तो यहाँ पर 2S हमने बाहर कर दिया और 12 NH4Cl हमने बना दिया, यानी कुल मिलाकर हमें प्राप्त हो गया S4N4 टेट्रा सल्फर या टेट्रा नाइट्रेट S4N4, ठीक है। अब हम बात कर लें, अगर H2Cl2 और NH3CCl4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तभी हमें इसे प्राप्त होगा। अब आपको रिएक्शन बैलेंसी मैं समझाने वाला नहीं हूँ क्योंकि आप रिएक्शन बैलेंसी समझ चुके हैं और आपको आना भी चाहिए, अगर नहीं आएगा तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई हुआ है, मैंने आपको बता दिया। आपको रिएक्शन बैलेंसी में 2 चीज़ याद रखनी है। आपको रिएक्शन बैलेंसी में दिक्कत आ रही तो सबसे पहले चीज़ होना चाहिए फार्मूला। अगर आपको फार्मूला पता है तो आप रिएक्शन बैलेंस कर ले जाएंगे। अगर आपको टॉपिक्स पता है कि इससे क्या उत्पाद बन सकता है तो आपका रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। तो इसके लिए आपको फार्मूला रटना पड़ेगा, ठीक है। फार्मूला आप रट लीजिएगा। हम दूसरे मेथड से किस प्रकार से इसे प्रिपेयर करेंगे, कम से कम बनाने की विधि। आप जब भी आपसे कोई भी क्वेश्चन में प्रिपरेशन मेथड पूछा जाए, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पूछा जाए, तो प्रिपरेशन मेथड की बात अगर पूछा जाता है अगर आपसे, तो आप कम से कम 3 प्रिपरेशन मेथड बनाने की विधि 3 और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, और जब भी आप केमिकल प्रॉपर्टीज दे तो कम से कम 2 केमिकल प्रॉपर्टीज जरूर दे, ठीक है। इतनी बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो पहला तो हो चुका है, अब दूसरा बनाने की विधि देखते हैं। दूसरी किस प्रकार से बनाते हैं, इट कैन बी आल्सो prepared by passing the vapors of sulfur monochloride over the ammonium chloride। यानी कि सल्फर मोनोक्लोराइड की वाष्प को अमोनियम क्लोराइड प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होगा, आपको S4N4 प्राप्त होगा, ठीक है। तो सल्फर मोनोक्लोराइड का फार्मूला होता है H2Cl2 और आपको रिएक्शन कराना है NH4Cl के साथ। जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। अब तीसरे मेथड की बात करते हैं। इट इज आल्सो फॉर्मेटेड स्लोली फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ द सल्फर इन लिक्विड अमोनिया। यानी कि सल्फर के द्रव अमोनियम में बने विलयन से प्राप्त होता है। यानी कि 10 सल्फर के अणु का रिएक्शन हम करा देंगे 4 अमोनिया के अणु से, तो हमें प्राप्त हो जाएगा S4N4। जैसे यहाँ से हमने 4 सल्फर ले लिया, 4 यहाँ से ले लिया नाइट्रोजन, यहाँ बचा कितना H3 और S6, तो 6H2S हम लिख सकते हैं इसे, ठीक है। इस प्रकार ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके रिएक्शन के बारे में, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी इसके गुण के बारे में। अब आपको बताना है कि इसका गुण कैसा होता है, इसका गुण कैसा होगा, किसका, टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्रेट, जिसका फार्मूला होता है S4N4। तो आप बताएंगे कि इट इज ए ऑरेंज येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट 178 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए
It is a orange yellow crystalline solid. It has a melting point 178 degree centigrade. It is soluble in water and sparingly soluble in the benzene and other organic solvent. ये नारंगी रंग का क्रिस्टलीय ठोस है जिसका गलनांक होता है 178 डिग्री सेंटीग्रेड और ये जल में अम्लीय है, किंतु बेंजीन तथा अकार्बनिक विलयों में ये अम्ल विलेय है। दूसरा, इट इज स्टेबल इन एयर बट इज एक्सपायर्ड व्हेन हीट इज मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि यह वायु में अस्थाई है परंतु जब इसे हम गलनांक तक गर्म किया जाए, इनके लास्ट पॉइंट तक इसे गर्म करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें विस्फोट हो जाता है। अगला है, यानी जितने भी हमने इसके दो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया, यानी जितने भी इसके इंपॉर्टेंट फिजिकल। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो आप जब भी देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज डाले थे ना, प्रॉपर्टीज के बाद यहाँ पर डाल देते फिजिकल प्रॉपर्टीज, हेडिंग डालेंगे आप लोग क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर इसके बाद में इसके प्रॉपर्टीज के बारे में लिखेंगे। अब जैसे कि 3 नंबर से यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, केमिकल प्रॉपर्टीज, तो आप केमिकल प्रॉपर्टीज हेडिंग डाल करके और नंबर 1 करके केमिकल प्रॉपर्टीज लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या दिया गया है, तीसरा नंबर दिया गया है, इट कंबाइंस विथ क्लोरीन इन द कार्बन डाइसल्फाइड टू गिव द येलो क्रिस्टलाइन टेट्राक्लोराइड S4N4Cl4, यानी कि जब हम टेट्रा सल्फर टेट्रानाइट्रेट को कार्बन डाइसल्फाइड में क्लोरीन के साथ संयोग करके पीला क्रिस्टलाइन टेट्राक्लोराइड बनाता है, हम क्या करेंगे, S4N4 का रिएक्शन करा देंगे क्लोरीन के 2 अणु से, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा S4N4Cl4 प्राप्त हो जाएगा, जिसका नाम है टेट्राक्लोराइड, ठीक है। अब हम अगले की बात करते हैं, यानी कि दूसरे केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको यह देखना होता है कि इस उत्पाद को लेकर के इससे दूसरा उत्पाद क्या बनाया जा सकता है, ठीक है। तो हमने देखा जब हम S4N4 का रिएक्शन करा देंगे NaOH के साथ और H2O के साथ, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो ये हमें क्षारों के साथ जल अपघटित होकर के अमोनिया प्राप्त कर देगा, यानी लास्ट में हमें क्या देगा, अमोनिया देगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका रिएक्शन आप लोग को करना है। अगले हम बात करते हैं लास्ट, यानी कि 3 आपको केमिकल प्रॉपर्टीज देना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, फ्लोरिनेशन ऑफ S4N4 by AgF2 in the CCl4 at the room temperature give the tetrachloride टेट्राफ्लोराइड, यानी कि CCl4 में बने इसके विलायक के कक्ष ताप पर AgF2 द्वारा फ्लोरीनीकरण करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, टेट्राथायोजिल और टेट्राफ्लोराइड बनता है, जिसका फार्मूला क्या होता है, टेट्राथायोजिल का फार्मूला होता है S4N4F2, ये क्या है, टेट्राथायोजिल, ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप टेट्राथायोजिल का फार्मूला। चलिए 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ जो महत्वपूर्ण थे आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। अब हम बात करते हैं अगला जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है इनिशिएशन पोटेंशियल को लेकर के पूछा गया है आपसे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनिशिएशन पोटेंशियल, व्हाट फैक्टर्स दैट डिपेंड्स व्हाई इट इज द सेकेंड इनिशिएशन पोटेंशियल इज ग्रेटर देन द फर्स्ट ऑन एटम, यानी कि आप आयनन विभव से क्या समझते हैं, किन कारकों पर निर्भर करता है आयनन विभव, किस परमाणु के लिए द्वितीय आयनन विभव प्रथम से अधिक होता है, आपको बताना है। यह आपसे पूछा जा सकता है, द सेकेंड इनिशिएशन एनर्जी ऑफ Na इज वेरी हाई एज द कंपेयर टू इट्स फर्स्ट इनिशिएशन पोटेंशियल, यानी आयनन ऊर्जा पर टिप्पणी लिखिए, आयनन ऊर्जा क्या है इस पर टिप्पणी लिखिए। प्रथम आयनन ऊर्जा की अपेक्षा Na की द्वितीय आयनन ऊर्जा काफ़ी अधिक होती है, इसका क्या कारण है आपको बताना है। तो आप सिंपल सा हेडिंग डालेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल, जिसे हम कहते हैं आयनन विभव, लिखेंगे इट इज द probably the most fundamental properties of an atom that we are able to measure, यानी किसी परमाणु का वह आधारभूत गुण है
आयनन विभव किसी परमाणु का आधारभूत वह गुण है जिसे हम माप कर सकते हैं, जिसे हम माप सकते हैं, यानी कि it is the amount of energy required to remove the most loose bond electron for the ground state of a natural gas atom। यानी कि यह उदासीन गैसीय परमाणु की तल अवस्था में सबसे कम शक्ति से बंधे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए प्रयुक्त ऊर्जा होती है। ठीक है, तो अगर सिंपल से आप समझिए आयनन विभव के बारे में, तो आयनन विभव किसी परमाणु का वह आधारभूत गुण है जिसे हम माप कर सकते हैं। यह उदासीन गैस परमाणु की तल अवस्था से सबसे कम शक्ति से बंधे इलेक्ट्रॉनों को निकलने के लिए प्रयुक्त एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरा है द अमाउंट ऑफ एनर्जी नेसेसरी टू रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लिविंग बिहाइंड ए सिंगल पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड द फर्स्ट इनिशिएशन पोटेंशियल, जिन्हें हम IIP के नाम से जानते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसे हम क्या करते हैं, IIP। ठीक है, IIP। एक अब हिंदी में आपको बता देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर एक धनात्मक आवेश प्राप्त होता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए प्रयुक्त ऊर्जा की प्रथम मात्रा आयनन विभव IIP कहलाती है। देखिए, ये आपसे शॉर्ट आंसर में भी पूछा जा सकता है। जब भी आपसे शॉर्ट आंसर में पूछा जाएगा तो आप इतना ही आंसर लिखेंगे। आप बताएंगे कि आयनन विभव किसी परमाणु का वह आधारभूत गुण है, इस यहीं पर आप सभी लोग याद कर लीजिए, रिपीट करिए, जिसे हम माप सकते हैं। यह उदासीन गैस परमाणुओं की तल अवस्था में सबसे कम शक्ति से बंधे इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए एक प्रयुक्त ऊर्जा है, जो एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर एक धनात्मक आवेश, जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक धनात्मक आवेश क्या होगा, प्राप्त होगा। इस एक इलेक्ट्रॉन को निकलने में जो प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा है वो प्रथम आयनन विभव IIP कहलाती है। इतनी बात ध्यान आ गई। चलिए, इसका स्ट्रक्चर जो होगा, इसका जो रिएक्शन होगा वो इस प्रकार से होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर आप ध्यान रखेंगे, इसी प्रकार से आप स्ट्रक्चर बना देंगे। और आपको रिएक्शन किस प्रकार से बैलेंस करना है, रिएक्शन आपको इसके साथ आपको सम्मुख दिया गया है कि M से यहाँ पर जब भी यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इस पॉजिटिव चार्ज को जो निकलने में प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा होगी उसे हम क्या कहेंगे, IIP कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। इनिशिएशन पोटेंशियल आर मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि आयनन विभव को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैलोरी प्रति ग्राम परमाणु में मापा जाता है। यानी कि इनिशिएशन पोटेंशियल आर मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे हम EB के नाम से जानते हैं। इसका सिंबल क्या होता है, EB, जिसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नाम से जानते हैं। तो आयनन विभव को इलेक्ट्रॉन वोल्ट EB या किलोग्राम कैलोरी प्रति ग्राम परमाणु में मापा जाता है। हाइड्रोजन को छोड़कर सभी तत्वों में एक से अधिक आयनन विभव होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु को छोड़ करके और सभी तत्वों में एक से अधिक आयनन विभव होते हैं, जो एक धनात्मक तथा द्विधनात्मक होते हैं। ठीक है, हम बात कर लेते हैं कि जब हम द्विधनात्मक इनिशिएशन पोटेंशियल लाते हैं, यानी कि जब दो धनात्मक आयनों में इलेक्ट्रॉन निकलने में प्रयुक्त ऊर्जा होती है, जिसे हम द्वितीय IP तथा तृतीय IP के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप रिएक्शन देख सकते हैं कि यहाँ पर Ma+ और यहाँ पर जब भी एक निकलेगा यहाँ पर डबल आयनन विभव आ जाएगा, और जिसमें प्रयुक्त मात्रा जो निकलेगी उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पर डबल निकल रही है तो इसे क्या कहेंगे, सेकंड IP कहेंगे। अगर यहाँ पर ट्रिपल निकल रही है तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर थर्ड IP यानी थर्ड इनिशिएशन पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है द सेकंड इनिशिएशन पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज greater than the first and third initiation potential is greater than second and so on। यानी कि एक तत्व का जो द्वितीय आयनन विभव होगा वो सदैव प्रथम से अधिक होता है। द्वितीय आयनन विभव प्रथम से अधिक होता है। उसी प्रकार जो तीसरा आयनन विभव होगा वो दूसरे से अधिक होगा। इस प्रकार से आगे चलता रहता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे
इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दृढ़ता से बने होते हैं, अतः जो धनावेशित आयनों के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निकलने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कि जब हम बात कर लें इसका कारण क्या है, तो दिस इज द विकास ऑफ द सक्सेसिव रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका कारण क्या है? दिस इज द विकास ऑफ द सक्सेसिव रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स become more firmly bond the nucleus. Therefore, the greater amount of energy is required to remove the successive electron from ion. ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट आप डालेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इनिशिएशन पोटेंशियल। आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कारक क्या हो सकते हैं? तो लिखेंगे द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द वैल्यू ऑफ इनिशिएशन पोटेंशियल। निम्नलिखित कारक आयनन विभव के मान को प्रभावित करते हैं। पहला है द साइज ऑफ एटम, परमाणु का आकार। द लार्जर साइज ऑफ एन एटम द लेस टाइटली और द बैलेंस इलेक्ट्रॉन हेल्ड टू द न्यूक्लियस, thus द इनिशिएशन पोटेंशियल डिक्रीज विद इंक्रीज साइज। यानी कि यदि परमाणु का आकार बड़ा है तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन नाभिक में से कम दृढ़ता से बने रहते हैं, इसी कारण आयनन विभव का मान जो होता है वो कम होता है। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा प्रभावित करने वाले कारक क्या है? दूसरा है द न्यूक्लियर चार्ज, नाभिकीय आवेश। तो न्यूक्लियर चार्ज क्यों इन्हें डिस्टर्ब करता है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। द ग्रेटर द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस द मोर डिफिकल्ट it is to remove the electron from the atoms and hence the greater the value of initiation potential. नाभिक पर अधिक आवेश होने पर परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलना अधिक कठिन होता है, इस कारण आयनन विभव का मान क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, तो नाभिकीय आवेश हो गया। अब अगला जो फैक्टर है वो क्या है? द स्क्रीनिंग इफेक्ट, आवरणीय प्रभाव। ये आवरणीय प्रभाव क्यों इफेक्ट करता है? तो each the inner cell exiting between the nucleus and outermost cell produces the shielding effect which weakens the force holding to other electron to the atom. These and increasing the number of electrons in the inner cell tendency to decrease the initiation potential. यानी कि जब नाभिक तथा उससे बाहरी कोश के बीच प्रत्येक भीतरी कोश का आवरणीय प्रभाव पड़ता है तो जो परमाणु के बाहरी इलेक्ट्रॉन को बांधने वाले बल होते हैं वो क्या होते हैं? कम काम करते हैं, और इसी कारण भीतरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने पर आयनन विभव का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, तो इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। अगला है कक्षकों का भेदन, जिसे कहते हैं पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, कक्षकों का भेदन। The degree of electrons in a given principal quantum level decreases in the order SPDF due to greater effect as the S electron is screened in the nucleus of effectively than the P electron and so on. यानी कि जब मुख्य क्वांटम स्तर में इलेक्ट्रॉन का भेदन की क्षमता जो होती है वो क्या होती है? S इज ग्रेटर देन P, P इज ग्रेटर देन D और D इज ग्रेटर देन F क्रम में ये घटते हुए क्रम में चलते रहते हैं। अधिक भेदन प्रभाव के कारण S इलेक्ट्रॉन P इलेक्ट्रॉन से नाभिक का अधिक प्रभावी ढंग से आवरण करता है। ठीक है, तो आपका ये दूसरा क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, महत्वपूर्ण था, वो कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं आपके अगले प्रश्न के बारे में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। आपकी ये रिवीजन क्लास है, आपको पता है। आपको कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग है द लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है? स्पष्ट करते हुए आंसर दीजिए। आपको बताना है कि इनमें से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है। तो आंसर में आप लिखेंगे ऑन द मूविंग फ्रॉम B, C, N, O and F the atomic size in decreasing
and therefore the tendency to attract electron increasing, hence the boron will have the least electron affinity. आवर्त के बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान परमाणविक त्रिज्या बढ़ने के कारण बढ़ जाता है, क्योंकि नाभिक व बाह्यतम उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच जो आकर्षण होता है वो कम होता है, अतः जो बोरान की इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो सबसे कम है। देखिए, जब हम आवर्त सारणी की बात करें, जब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो मान है वो परमाणविक त्रिज्या के कारण क्या होगा, बढ़ेगा। हमें बताना था इन 4 एलिमेंट में से किसका इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान सबसे कम किसका है, बोरान का इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान सबसे कम है। जो इसका डिक्रीजिंग क्रम है वो इस प्रकार से है। अब हम आगे देखते हैं कि हम आगे किस प्रकार से इसको डिफाइन करेंगे। The electron affinity of N is extraordinary low since has the half pillared p orbital which give more stable configuration. हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता असाधारण रूप से कम होती है, क्योंकि इसमें आधे p ऑर्बिटल होते हैं और आधे s ऑर्बिटल की संख्या तो यहाँ पर क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। लेकिन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता असाधारण रूप से क्या होती है, कम होती है, क्योंकि इसमें आधे भरे p ऑर्बिटल होते हैं जो अधिक अस्थायी विन्यास देते हैं। ठीक है, इतना आपको देना है, ये आपके 1 नंबर में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाउ इट चेंज इन ए ग्रुप एंड इन ए पीरियोडिक। विद्युत ऋणीयता से आप क्या समझते हैं, यह समूह तथा आवर्त में कैसे परिवर्तित होता है, आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आप बताएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणीयता क्या है। तो द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन ए कंपाउंड टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इफ सेल्फ इज नोन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इतनी बात ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम्स इन अ कंपाउंड टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ, इट इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी यौगिक में परमाणु द्वारा साझे के बने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने वाली प्रवृत्ति को विद्युत ऋणीयता कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपसे अगर 1 नंबर में यानी सेक्शन ए में अगर आपसे पूछी जाती है, जिसमें आपको 2 नंबर मिलेंगे, तो आप अगर इतना लिख देते हैं तो आपको कंप्लीट नंबर मिल जाएगा। अब हम आगे देखते हैं। फॉलोइंग गिव द आर्बिट्रेरी स्केल टू मेजर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। पॉलिंग ने विभिन्न तत्वों को विद्युत ऋणीयता मापने के लिए एक सापेक्ष मापक्रम दिया है। द स्केल इज बेस्ड अपॉन द कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जीज, यानी कि यह मापक्रम जो है उपबंध ऊर्जाओं की गणना पर आधारित है। इन दिस स्केल फ्लोरीन हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि इस मापक्रम में फ्लोरीन की जो विद्युत ऋणीयता का मान है वो 4.0 तथा अक्रिय गैस की विद्युत ऋणीयता न्यूनतम 0.0 है। ठीक है, तब जो दूसरे वैज्ञानिक थे मुकिकन स्केल, यानी मुकिकन स्केल दिस एवरेज ऑफ इनिशियल पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मुकिकन भाई साहब ने क्या किया, मुकिकन ने मापकरण के आधार पर जो आयनन विभव तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता का औसत विद्युत ऋणीयता था
उसके आधार पर क्या किया गया, इसको बताया गया। जो इसका मान होगा, विद्युत रेहता का अधिकतम मान होगा वो 4.0 होगा, और मुक्कीकरण के आधार पर आयनन विभव तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता की जो एवरेज होगी यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो क्या होगी, वो औसत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाएगी, एवरेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाएगी। अगर हम साधारणता देखें, इन द जर्नल द सिमिलर एटम्स as will the atoms with nearly filled shield of electrons attract the electrons more than larger atom and therefore they are more electronegativity। साधारणतया जो छोटे परमाणु तथा इलेक्ट्रॉन के लगभग पूर्णतया भरे हुए परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और जो आकर्षित करने की प्रवृत्ति बड़े परमाणु की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है, जिसे हम अधिक विद्युत ऋणता कहते हैं। इतनी बात आपको ध्यान रखना है इस प्रश्न में, ठीक है। अगला प्रश्न है, व्हाई द आयनाइजेशन पोटेंशियल इज रिस्पॉन्सिबल कांस्टेंट द ट्रांसलेशनल एलिमेंट्स। संक्रमण तत्वों में आयनन विभव का मान स्थिर क्यों होता है। आपसे कभी कभी ये क्वेश्चन जो है आपके सेक्शन बी में पूछ लेता है, जिसके लिए आपको 7.5 नंबर मिल सकते हैं, या आपके सेक्शन ए में आएगा। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप लोग तैयार करिएगा। पूछा गया है कि संक्रमण तत्वों में आयनन विभव का मान स्थिर क्यों रहता है, तो आप बताएंगे across a period very little change in initiation potential occurs among the transition element. The change it is so little the initiation potential is referred to the responsibility constant in transition element. संक्रमण तत्वों के लिए किसी आवर्त में जो आयनन विभव में बहुत कम परिवर्तन होते हैं, संक्रमण तत्वों में अधिक आवर्त में जो आयनन विभव का मान होगा उसमें बहुत कम परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन इतने कम होते हैं कि इससे संक्रमण तत्वों का मान स्थिर कर लिया जाता है। इसका कारण यह है कि जो भीतरी क्वांटम स्तर में एक इलेक्ट्रॉन आने के कारण अधिक आवरणीय प्रभाव उत्पन्न होता है, जो बढ़े हुए नाभिकीय आवेश के कारण उत्पन्न प्रभाव को लगभग संतुलित कर देते हैं। अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको सेक्शन ए में 2 नंबर मिल जाएगा। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप तैयार करिएगा। अगला प्रश्न है, द फर्स्ट इनिशिएशन पोटेंशियल IIP ऑफ फ्लोरीन इज मोर देन दैट ऑफ द क्लोरीन। क्लोरीन का प्रथम आयनन विभव IIP क्लोरीन की अपेक्षा अधिक होता है। क्लोरीन का प्रथम आयनन विभव क्लोरीन की अपेक्षा अधिक क्यों होता है, आपको बताना है। जैसा मैंने अभी इनिशिएशन पोटेंशियल के बारे में बताया था, तो मैंने बताया था जो प्रथम आयनन विभव होगा उसका मान सेकंड इनिशिएशन पोटेंशियल से अधिक होगा। तो इसका कारण क्या है, यही आपको बताना है, ठीक है। तो इसका कारण यह है, ऑन द मूविंग डाउन ए ग्रुप इनिशिएशन पोटेंशियल डिक्रीज, यानी कि समूह में नीचे की ओर जाने पर आयनन विभव का मान क्या होगा, घट जाएगा, ड्यू टू इंक्रीज द एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के बढ़ने के साथ साथ समूह में नीचे जाने पर इनिशिएशन पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। देयरफॉर IIP फ्लोरीन इज मोर देन द क्लोरीन, ठीक है। किसी समूह में नीचे की ओर जाने पर आयनन विभव परमाणु विभव आकार बढ़ने के कारण घटता है, अतः फ्लोरीन का जो प्रथम आयनन विभव होगा वो क्लोरीन से क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है और आपको आंसर देनी है। चलिए हम आपके अगले प्रश्न की बात करते हैं, जो आपसे ये क्लास मैंने आपको जब क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बताया भी था, तो एक बार फिर से मैं रिवीजन करा देता हूँ क्योंकि ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आपका जो 3 नंबर क्वेश्चन है, आपका जो क्वेश्चन है वो दिया गया है, गिव ए वर्क अकाउंट ऑफ द कंपाउंड ऑफ इनर्ट और नोबल गैसेस। निष्क्रिय अथवा आदर्श गैस के यौगिक का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। नोबल गैस क्या होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, तो सबसे पहले नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख लेते हैं। तो आप बताइए इनर्ट गैस की संख्या कितनी होती है, जल्दी से आप बताइए इनर्ट गैस की संख्या कितनी होती है।
तो इनर्ट गैस की जो संख्या है वो कितनी होती है, 6 होती है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, एक्सॉन और रेडॉन। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। नियॉन का कितना होता है, 10। आर्गन कितना होता है, 18। क्रिप्टॉन का 36 और एक्सॉन का 54 और 86। इसके आउटर मोस्ट सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जल्दी से बताइए। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2Np6। तो इसके लास्ट में क्या होंगे, NS2 और Np6 होंगे। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2Np6। इतनी चीज़ ध्यान रखेंगे। जैसा कि अगर हम हीलियम को छोड़ दें, हम बात करते हैं नियॉन की, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर निकालते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 10 है, 1s2 2s2 2p6। तो इस प्रकार से आपको मिल जाएंगे। लास्ट सबसेल में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है इस प्रकार से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से करते हैं आप लोग को पता है। आप सिंपल सा लिख सकते हैं और बता सकते हैं। जैसे आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, तो आप लिखेंगे द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस इज NS2Np6। The outermost electronic configuration these element is NS2Np6। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और किस प्रकार से हम एक एक करके इनको डिफाइन करेंगे। आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मान जो होता है वो NS2 और Np6 होता है। इसके आउटर मोस्ट सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर मोस्ट सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा पॉइंट, द नोबल गैसेस आर कलरलेस, ऑर्डरलेस और नॉन फ्लेमेबल अंडर द स्टैंड कंडीशन। यानी अक्रिय गैस जो होते हैं, आदर्श गैस, अक्रिय गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन आवर्त सारणी के शून्य वर्ग के तत्व हैं। ये आवर्त सारणी के शून्य वर्ग के तत्व हैं। ठीक है, शून्य वर्ग के तत्व की रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं। ये क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। इसका कारण इन तत्वों में अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं, इसको अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। रेडॉन को छोड़कर सभी गैस वायुमंडल में पाई जाती है। रेडॉन को छोड़ करके और सभी गैसें जो हैं वायुमंडल में पाई जाती हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है इन दिस ग्रुप ओनली द एक्स मेक सम कंपाउंड्स लाइक द हेक्सेन डाइफ्लोराइड XeF2, हेक्सेन टेट्राफ्लोराइड XeF4, हेक्सेन हेक्साफ्लोराइड जिसका फार्मूला होता है XeF6 और हेक्सेन ऑक्सीटेट्राफ्लोराइड जिसे कहते हैं XeOF4 और हेक्सेन डाइऑक्सीडाइफ्लोराइड जिसका फार्मूला होता है XeO2F2। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखेंगे। यानी इस समूह में सिर्फ X ही कुछ यौगिक बना पाता है, बाकी और कोई किसी भी कंपाउंड में किसी भी से रिएक्शन नहीं करते हैं। ये बनाता क्या है, जेनॉन डाइफ्लोराइड बनाता है, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड बनाता है, हेक्साफ्लोराइड बनाता है, जेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड बनाता है। इसका आप लोग तैयार करिएगा, ये नोट कर लीजिएगा, इतनी टॉपिक आपको मजबूत करनी। हम बात कर लेते हैं अब अगले प्रश्न की। आपका अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वेस्पर थ्योरी क्या है, संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत क्या है। वेस्पर थ्योरी का नाम है संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण थ्योरी या सिद्धांत। इसका उपयोग क्या है, तो वेस्पर थ्योरी क्या है सबसे पहले बता दीजिए। तो वेस्पर थ्योरी, दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय RJ गैलेस्पी एंड RS नाइमहोल टू एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ कोवैलेंट मॉलिक्यूल। दिस थ्योरी हैज फॉलोइंग रूल्स। देखिए, इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है गैलेस्पी तथा नाइमहोल ने सह संयोजक अणु की ज्योमेट्री की व्याख्या करने के लिए इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत के निम्नलिखित नियम है। ये सिद्धांत नियमों पर आधारित है, कई नियम हैं उनको हम पढ़ते हैं एक एक करके, बहुत टाइम कम है और इसमें आपको बताना है, सभी क्लास का रिवीजन कराना है। जैसे कि कल आपके चौथे यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट करूंगा, उसका रिवीजन कराऊंगा। तो पहला इसका रूल पढ़ लेते हैं। पहला रूल ये है कि सहसंयोजक अणु की आकृति अणु के केंद्रीय परमाणु के चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बंध युग्म एकांकी युग्मों की उपस्थिति पर निर्भर करता है। ये इलेक्ट्रॉन युग्म स्पेस में संभावित अधिकतम दूरी पर रहते हैं जिसमें न्यूनतम प्रतिकर्षण होता है तथा अणु का अस्थायित्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे कि हम बात कर लें, मैंने आपको बताना था संकरण निकालने के लिए Z = 1/2 और
आपको बताना था आउटर मोस्ट सेल प्लस मोनोवैलेंट एटम की संख्या के साथ साथ मैंने आपको बताया था निकालने के लिए संकरण, और किसी भी एटम का जो ज्योमेट्री है या शेप है वो जेड की वैल्यू पर निर्भर करता है। जेड की वैल्यू से हम निकाल सकते थे संकरण। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है sp संकरण BeCl2 में जो है sp संकरण पाया जाता है और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर होगी। तो इसी प्रकार से ज्योमेट्री बताई गई है। बात कर ले हम BF3 में, तो इसकी ट्राइगोनल होगी, क्या होगी, ट्राइगोनल होगी, और बॉन्ड पेयर की संख्या इसमें क्या है, 3 है। ठीक है, तो अगर आप इन सारी चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप प्रीवियस वीडियो में जा कर के देख लीजिए, सर्च कर लीजिएगा वेस्पर थ्योरी बाय SP स्टडी पॉइंट, या प्लेलिस्ट में आप जा कर के देख लीजिए, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाकर वेस्पर थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को तैयार कर लीजिएगा। साथ ही साथ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का डिस्कशन भी मैंने करा दिया है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को तैयार करिएगा। अगला जो है रूल नंबर 2, इसका क्या है, द मॉलिक्यूल विल हैव द रेगुलर ज्योमेट्री ऑफ इफ ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम कंटेन ओनली बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नियम इसका 2 कहता है कि केंद्रीय परमाणु के सभी संकरित ऑर्बिटल में जो बंद इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने पर अणु की आकृति क्या होती है, नियमित होती है। तीसरा इसका नियम है, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिसऑर्डेड इफ वन मोर हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम कंटेन द लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर दिस प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। यानी कि केंद्रीय परमाणु के एक अधिक संकरित ऑर्बिटल में एकांकी युग्म होने पर अणु की जो आकृति है वो विकृति हो जाती है, जिनमें क्या होता है, विस्तार हो जाता है, और एकांकी इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में बंध कोण कम हो जाता है। अगला जो है चौथा रूल इसका क्या कहता है, चौथा नियम इसका कहता है, ग्रेटर इज द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम ग्रेटर विल बी डिसऑर्डेड इन ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। यानी कि केंद्रीय परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या जितनी अधिक होगी उतने ही अणु की ज्योमेट्री क्या होगी, विस्तृत होगी। ठीक है, इसका 5वां रूल क्या है, इसका 5वां रूल यह है वेस्पर थ्योरी का कि जब केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता कम हो जाएगी तो बंध कोण उतना कम होगा। अगर केंद्रीय परमाणु में सेंट्रल एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो उसका बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, कम होगा। यानी केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणु की जो विद्युत ऋणता बढ़ने के साथ साथ बंध युग्म भी बढ़ेगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी तो बॉन्ड कोण यानी बॉन्ड एंगल क्या करेगा, कम होगा। अगर बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, जिसके कारण जो बॉन्ड युग्म प्रतिकर्षण है वो कम हो जाता है तथा बंध कोण का मान कम हो जाता है। उदाहरण के लिए हम बात कर लें Pi3, जिसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 102 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और हम बात कर ले PbR3 का तो इसका 101.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और PCl3 का क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग को ध्यान देना है। तो ये थी आपके चैप्टर नंबर 3 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आपके तीसरे चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके एग्जाम में आने की संभावना थी, उनका डिस्कशन आज की क्लास में हो चुका है, और जो भी कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही साथ मैं आप लोग को इम्पॉर्टेंट प्रश्न के साथ साथ इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करा दिया है। मॉडल पेपर मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है, मॉडल सॉल्व पेपर भी दे दिया है। देखिए, मॉडल पेपर में मैंने आपको 2 मॉडल पेपर फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का दिया है। अगर आप वो 2 मॉडल पेपर देख लेते हैं, अगर आप नहीं सर्च कर पा रहे हैं, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप सर्च करिए कि BSc फर्स्ट ईयर फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री मॉडल पेपर बाय SP स्टडी पॉइंट, SP स्टडी पॉइंट द्वारा सर्च करिए, या प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख लीजिए, वहाँ से आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा PDF। क्लास के बाद आपको सभी का PDF टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलता रहेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप सभी लोग क्वेश्चन को तैयार करिएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिए। साथ ही साथ कोऑपरेट करने का प्रयास करिए। जल्दी ही आपकी सारी क्लास संचालित होगी, जैसा कि मैथ की क्लास में जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। आप लोग थोड़ा सा चैनल को दोस्तों में शेयर करिए ताकि जो सब्सक्राइबर हैं वो थोड़ा सा बढ़ जाएं, और जल्द ही मैं आपको सारी क्लासेस उपलब्ध कराऊंगा। जितना भी मेरे
पास सामर्थ्य है, मैं आप सबके लिए मेहनत करता हूँ। आप लोग का जो कर्तव्य है वो आप निभाइए, जो मेरा फ़र्ज़ है मैं आप लोग के लिए करता हूँ। आपका जो फ़र्ज़ है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आज की इस क्लास के बारे में। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के काफ़ी बच्चे बहुत ही कंफ्यूज हैं। उनका बार बार मेरे पास मैसेज और कॉल आ रहा है कि सर मेरी यूनिवर्सिटी में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो ये प्रश्न का आंसर मैं आपको दे देता हूँ। देखिए, जो पेपर पैटर्न की बात है वो पहले सभी यूनिवर्सिटी में केवल एक ही पैटर्न लागू था जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं लागू थी। MCQ टाइप प्रश्न आपसे पूछे जाते थे, 100 नंबर के पूछे जाते थे, 100 क्वेश्चन होते थे। लेकिन जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई तो हर यूनिवर्सिटी ने, काफ़ी यूनिवर्सिटी मान के चलिए 95% यूनिवर्सिटी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर दिया। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो नोटिस है, जो बताया गया है, वो बताया गया है कि आपका एग्ज़ाम मोड जो होना चाहिए वो रिटन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिटन होना चाहिए। लेकिन सभी यूनिवर्सिटी इस नियम को फॉलो नहीं कर रही हैं। ये हो क्या रहा है कि ये अलग अलग अपना एग्ज़ाम करा रही हैं, यानी अलग अलग एग्ज़ाम पैटर्न पर यूनिवर्सिटी अलग अलग एग्ज़ाम पैटर्न पर अपना एग्ज़ाम ले रही हैं, पेपर पैटर्न पर। जैसा कि मैं बात कर लूँ अवध यूनिवर्सिटी की, अगर मैं बात करूं अवध यूनिवर्सिटी की, तो अवध यूनिवर्सिटी की न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब नहीं लागू थी, जब नई शिक्षा प्रणाली नहीं लागू थी, तो वहां पर पेपर पैटर्न MCQ टाइप यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न कराए जा रहे थे। लेकिन जब नई शिक्षा नीति लागू हुई तो अवध यूनिवर्सिटी में रिटन पैटर्न पर एग्ज़ाम कराया जाने लगा। क्या कराया जाना है? रिटन पैटर्न पर एग्ज़ाम इस बार कराया जाएगा। जैसा कि हाल ही में नोटिस आ सकता है अवध यूनिवर्सिटी का, जल्द ही टाइम टेबल जारी होने वाला है। अब मैं बात करता हूँ दीनदयाल उपाध्याय की DDU की। तो इसमें आपको देखने क्या मिला, 2 प्रकार के एग्ज़ाम पैटर्न। पहला तो MCQ और दूसरा रिटन। तो MCQ में 40 प्रश्न और रिटन में 3 प्रश्न, यानी कुल मिला के 75 नंबर का आपका पेपर होना है। 25 नंबर आपको आंतरिक वायु मूल्यांकन से दिए जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि जो आपका पेपर पैटर्न है वो आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड है, आपके विश्वविद्यालय पर डिपेंड है। आपका विश्वविद्यालय किस प्रकार से एग्ज़ाम कराएगा। जैसा कि मैं बात कर लूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी की, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो MCQ मोड में होने वाला है। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की बात मैं कर लूँ तो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में अभी कोई अपडेट नहीं आया, लेकिन ये कंफर्म हो रहा है कि वहाँ पर भी रिटन और MCQ दोनों मोड में परीक्षा कराई जाएगी। जैसे ही आपके कॉलेज और आपके यूनिवर्सिटी से कोई भी अपडेट आता है, चाहे जिस कॉलेज का हो, मैं आप तक इन्फॉर्मेशन ज़रूर करूँगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की क्लास का समापन होता है। मिलते हैं अगली क्लास में। कल से आपको जीरोलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री की क्लास संचालित की जाएगी, साथ ही साथ MCQ क्वेश्चन भी सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि लाइव क्लास का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। रोज़ रात 8 बजे केमिस्ट्री की क्लास होती है। आप लोग डेली केमिस्ट्री की क्लास संचालित कीजिए। जैसा ही मैं क्लास लगाता हूं नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो जाएगा रहेगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त होता रहे। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।